Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this lecture series that is Classical Mechanics Solution Series। यहाँ पे हम लोग IIT JAM 2016 से 2005 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है इस लेक्चर का, वो दिख रहा है जैम 2009 का क्वेश्चन है, यानी कि IIT JAM 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है इसमें ऑप्शन नहीं है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि जैम 2009 में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते थे उस समय, यानी कि 2014 तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया 15 से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड है ड्रैग फोर्स टॉपिक पे। दोस्तों क्या टॉपिक है? ड्रैग फोर्स टॉपिक पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। हमने आपको इससे पहले भी जो एक दो लेक्चर बनाया था उसमें बताया था कि जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। इससे बेस्ड क्वेश्चन लगातार IIT JAM में पूछे गए हैं। 19, 18 और 17 में भी एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग एक आध साल छोड़ के मोस्ट ऑफ द ईयर एक क्वेश्चन इस पर आता ही रहता है, तो बहुत ही इजी है दोस्तों। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ आना चाहिए और सेकेंड लॉ आना चाहिए न्यूटन्स का, और दैट इज F = dp/dt, और साथ में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड v0। आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रोन किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ डायग्राम भी आपको मैं शो कर रहा हूँ। देखिए पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको v0 स्पीड से इनिशियली थ्रोन किया जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड की ओर। इनिशियली स्पीड इसका कितना है दोस्तों? v0 है, मास m है, इसको ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है। एज इट मूव्स इट एक्सपीरियंसेस ए ड्रैग फोर्स दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू kv²। अपन जानते भी हैं कि ड्रैग फोर्स में एक नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये चूँकि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ड्रैग फोर्स ले इसलिए माइनस साइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइनस साइन आपको वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि मोशन अगर अपवर्ड है तो ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड काम कर रही होगी, क्योंकि वो मोशन का अपोज करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिलहाल जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर पे, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड k इज ए कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है अप टू व्हाट हाइट डज द पार्टिकल गो एंड व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड अगेन। यानी कि क्वेश्चन में दो पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट में आपको निकालना है कि इसको ऊपर फेंक रहे हैं अगर v0 स्पीड से, और ये ड्रैग फोर्स अगर काम कर रहा है तो ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, वो हाइट निकालना है, और साथ ही निकालना है कि ये मतलब जितना हाइट जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर जाएगा, तो 10 मीटर जाने के बाद ये फिर अगेन रिटर्न बैक फॉल होगा, और फॉल होके क्या होगा दोस्तों? ग्राउंड पे अर्थ को टच करेगा। तो अर्थ को जैसे ही हिट करेगा तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा जिस समय अर्थ को रीच करेगा या हिट करेगा। तो पहला पार्ट में चलिए हाइट निकाल लेते हैं दोस्तों। फॉर अपवर्ड मोशन वी नो दैट द नेट फोर्स m इज इक्वल टू, चूँकि ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऊपर वाला फोर्स 0 माइनस नीचे की फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों? mg, और साथ में ड्रैग फोर्स भी नीचे लगेगा क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है इसको, mg + kv²। नीचे टोटल 2 फोर्स लग रहा है, ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो 0। तो नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों? ऊपर की वाला फोर्स 0 माइनस नीचे वाला फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अपने को मालूम है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का जस्ट अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। तो m इक्वल टू अपवर्ड फोर्स 0 माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg + kv²। तो यहाँ से अब देखिए हम m को थ्रू आउट LHS से RHS में ले जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जैसा भी समझिए। तो a इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस, यहाँ से m हट चुका है तो g बचा, प्लस यहाँ पे k/m v²। अब चूँकि हमें हाइट निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? a को t के टर्म्स में नहीं, t के टर्म्स में टाइम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होता है, तो हम लोग a को dv/dt लिख लेते हैं। लेकिन अभी का जो हमारा सिचुएशन है उसमें हमें x निकालना है, हाइट निकालना है, तो हम a को x के टर्म में लिखेंगे तो v dv/dx ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, a को हम लोग dv/dx लिख सकते हैं, v × dv/dx लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? आइए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि a इक्वल टू होता है dv/dt। ठीक है, और अगर हम लोग अपने से dx/dx कर दे तो देखिए क्या होगा। ये dx/dt अपने से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये dx/dt बन गया v दोस्तों, और ये बचा क्या? dv/dx, यानी कि v dv/dx। ऐसा हम लोग a को लिख सकते हैं, यानी इस रिलेशन को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, v × dv/dx, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके, सो आगे आप देखेंगे दोस्तों कि हमने ए को भी डी वी बाई डी एक्स लिख दिया इज इक्वल टू माइनस टाइम जी प्लस के बाई एम वी स्क्वायर। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, v वाले को एक साथ और x वाले को एक साथ। तो ये सिर्फ dx को उठा के इधर ले आएंगे और ये पूरा टर्म में v तो है ही, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये पूरा डिवाइड आ जाएगा g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, और ये साथ में इधर v डी बच गया और उधर माइनस और ये dx चला गया तो माइनस dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय टेकिंग द सुटेबल लिमिट। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय टेकिंग द लिमिट, ठीक है। तो लिमिट क्या ले रहे हैं दोस्तों, जब आप इमेजिन की मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था दोस्तों, v नॉट था, जब इसका हाइट कितना था, 0 था। मान लेते हैं कि जब ये फाइनल हाइट h पहुंच जा रहा है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट h तक ही पहुंच पा रहा है, उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तो फिर ये रिटर्न अगेन फॉल बैक होगा। ये जा रहा है जहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट होगा h, वहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, एंड देन ये फिर फॉल डाउन करेगा, ठीक है। तो ये लिमिट आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल हाइट 0 और फाइनल हाइट h, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया दोस्तों, ये माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लिमिट है 0 से h, और ये v डी वी जी प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, इसका लिमिट है v नॉट से 0, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किए इस इंटीग्रेशन को आपको मैं फटाफट बता देता हूँ दोस्तों। हमने यहाँ आप जो देख रहे हैं g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, इसको पुट कर लिए, g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि g कांस्टेंट है, जैसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे g का 0 प्लस के बाई एम और वी स्क्वायर का 2v डी हो जाएगा, तो ये 2k v डी वी बाई एम इज इक्वल टू उधर t का dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा v डी है दोस्तों कितना हो जाएगा, m बाई 2k इंटू डी टी। तो v डी वी एम बाई 2k इंटू डी टी हो जाएगा। तो ये v डी वी जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, ये v डी वी हो गया m बाई 2k जो कांस्टेंट है, और साथ में डी टी ऊपर में बच गया, और ये g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर को हम लोग t सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो ये m बाई 2k और इंटीग्रेशन डी टी बाई टी बचा दोस्तों। डी टी बाई टी का ln t हो जाएगा, ठीक है। डी टी बाई टी का क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा, और ln और t के जगह क्या पुट किए हैं, ln और t के जगह है g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, तो ln g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, और लिमिट क्या है दोस्तों वेलोसिटी का v नॉट से 0। तो आप देख सकते हैं कि m बाई 2k दोस्तों इसको हम रहने दिए, और ln एक बार v के जगह 0 रखेंगे और एक बार v के जगह v नॉट रखेंगे। तो जब v के जगह पे 0 रखेंगे दोस्तों तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ g, तो ln g माइनस, अब जब लोअर लिमिट लेंगे दोस्तों तो ln और g प्लस के बाई एम v के जगह v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h। यहाँ पे लिमिट ले लिया x का, एक बार h, एक बार माइनस, एक बार 0, तो माइनस h माइनस 0, तो माइनस h बच गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप इसको ढंग से अगर लिखना चाहेंगे, तो अगर इस आप माइनस को अगर इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ln g माइनस ln g प्लस के बाई एम वी नॉट स्क्वायर की जगह उल्टा हो जाएगा, होगा ना, उल्टा होगा इन द सेंस कि ये मतलब दिस बाय, मतलब ये पहले आ जाएगा ये टर्म और ये टर्म बाद में आ जाएगा माइनस के चलते, और जैसे ही हम लोग ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ln दिस डिवाइडेड बाय g, तो ln दिस डिवाइडेड बाय g करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, g यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक g का टर्म नीचे दिखेगा, तो देखिए यहाँ g बाई जी 1 हो गया, और प्लस के वी नॉट स्क्वायर और साथ में m और नीचे g भी डिवाइड होगा, तो देखिए mg। दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस माइनस को उधर उठा के ले आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ इंटरचेंज हो जाएगा दोनों टर्म, और ln a माइनस ln b यानी ln a माइनस ln b का फॉर्मूला होता है ln a बाई b, तो उसी को यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ सिंप्लीफाइड होकर इतना आ जा रहा है। तो h इक्वल टू आप देख सकते हैं कितना आ गया, m बाई 2k ln अंडर ब्रैकेट में है 1 प्लस के बाई एम जी इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट, मतलब इतना मैक्सिमम हाइट तक हम लोग थ्रॉन करेंगे तो वो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये तो ऊपर जाने तक का कंडीशन पहुँच गया, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच चुका है पत्थर हमारा, अब इसको नीचे गिरना है, तो ये किस वेलोसिटी को से हमारा अर्थ को स्ट्राइक करेगा, मतलब अब जो हमारा इनिशियल सिचुएशन होगा यहाँ पे होगा और फाइनल सिचुएशन यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला केस में इनिशियल सिचुएशन यहाँ पे था और फाइनल सिचुएशन यहाँ पे था, लेकिन अब जस्ट उल्टा होगा, ऊपर में इसका इनिशियल सिचुएशन होगा और ज़मीन पे इसका फाइनल सिचुएशन होगा। दोस्तों फॉर डाउनवर्ड मोशन, अगर हम लोग अब डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो अब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गिर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में,
तो इस पर जब डाउनवर्ड नीचे इधर गिरेगा ऑब्जेक्ट, तब इस पर ड्रैग फोर्स तो मोशन के हमेशा अपोजिट काम करता है, मतलब अब kv² ऊपर काम करेगा और mg किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा। mg तो हमेशा नीचे काम करता है, लेकिन जब डाउनवर्ड मोशन है तो kv² अब ऊपर काम करेगा। इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब अपवार्ड मोशन था तो kv² भी हमारा नीचे ही काम कर रहा था और mg तो हमेशा नीचे ही होता है। ये आपको बताते चले कि जो ड्रैग फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो अभी हमारा मोशन नीचे है, इसलिए हमारा ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ma इक्वल टू मोशन किधर है, इधर है, तो उधर वाला फोर्स को पहले लिखते हैं जिधर मोशन है। तो नीचे मोशन है तो नीचे वाला फोर्स mg माइनस ऊपर kv²। अब हम लोग फिर से इसे ही करेंगे दोस्तों, m से इधर डिवाइड कर दिए थ्रू आउट इस इक्वेशन को, तो ये बन गया g माइनस k/m v²। और इधर क्या बच गया, इधर a सिर्फ बच गया। और a को अभी हम लोग लिख सकते हैं v इंटू dv/dx। तो v इंटू dv/dx इक्वल टू दिस। फिर ऐसे v dv इक्वल टू g माइनस kv²/m इक्वल टू dx। वेरिएबल सेपरेबल लगा दिए दोस्तों, dx को इधर ले आए गए और इस पर टर्म को इधर ले आए उठा के। आगे देखते हैं इसको क्या कर पाते हैं हम लोग। नाउ देखेंगे दोस्तों वेलोसिटी। आप जो लिमिट लेंगे वो थोड़ा अलग होगा। आप जो हमारा इनिशियल, आप देख सकते हैं कि आप जो हमारा इनिशियल हाइट है दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं आप, एक माइनस आपको दिख रहा होगा, सॉरी। ओके सो देखिए यहाँ पे आपको एक माइनस दिख रहा होगा दोस्तों। बेसिकली ये माइनस यहाँ पे है क्योंकि हम लिमिट यहाँ उल्टा कर दिए हैं। इनिशियली लिमिट कितना है दोस्तों, h है, और मैक्सिमम जब ग्राउंड पे आएगा तो लिमिट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग उल्टा किए, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आपका ऑब्जर्व हो रहा है। लिमिट होना क्या चाहिए था दोस्तों, h से 0 होना चाहिए था ना, क्योंकि इनिशियली तो अभी h हाइट पे है डाउनवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड होते होते ज़मीन पे आके गिरेगा तो उसका मैक्सिमम हाइट का लिमिट 0 होना चाहिए था। लेकिन हम लोग लिमिट चूँकि 0 से h लिए उल्टा लिए, इसलिए देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन अपीयर हो रहा है दोस्तों। माइनस साइन दरअसल यहाँ अपीयर हो रहा था, उठा के उसको उधर ले गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो गया, आगे स्टेप हो गया, इसीलिए ऐसा है। तो फिर भी आपको मैं समझा दिया, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये माइनस साइन क्यों अपीयर हो रहा है। और वेलोसिटी का अगर लिमिट का बात करें तो ये सही है। वेलोसिटी का लिमिट इनिशियली जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगा वो 0 होगा दोस्तों, और फाइनली जब वो अर्थ को टच करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, तब उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 से भी हो गया वेलोसिटी का लिमिट। इसको सॉल्व करने से फिर से ऐसे ही आएगा जैसे ऊपर में आया था, m/2k ln g माइनस kv²/m। और आप देख सकते हैं इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। 0 से h x का लिमिट लेंगे तो ये h बचेगा दोस्तों, और ये माइनस m/2k यहाँ पे लिमिट ले चुके हैं। एक बार v लेंगे, एक बार 0 लेंगे, तो कुछ इस तरह से आ रहा है ln g माइनस kv²/m। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि m/2k ln g माइनस kv²/m, g डिवाइडेड बाई g माइनस kv²/m इक्वल टू h के जगह पे जो वैल्यू अभी निकाले थे दोस्तों m/2k ln 1 प्लस k/mg v0², इसको रख देते हैं। आप देख सकते हैं m/2k कट गया, और इधर बचा ln भी कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा इधर LHS में सिर्फ g डिवाइडेड बाई g माइनस kv²/m, और हमारा RHS में क्या बचेगा दोस्तों 1 प्लस k/mg v0²। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, आप अपने से भी कलम पेन लेके कर सकते हैं। g/g माइनस kv²/m इक्वल टू, उधर LCM ले लिया RHS में, तो mg प्लस kv0²/mg हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। तो LHS में हो गया g माइनस kv²/m डिवाइडेड बाई g, और इज इक्वल टू RHS में हो गया mg/mg प्लस kv0²। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम g से डिवाइड कर रहे हैं, LHS का जो टर्म है इसको g से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये बच जाएगा g माइनस, और सॉरी इस g को उठा के अब हम इधर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो इधर बच गया g माइनस kv²/m, उधर हो गया mg² प्लस kv0²। अब आप ये भी देख सकते हैं kv²m को हम इधर ले गए तो प्लस हो गया, और g माइनस इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस हो गया। ठीक है, तो kv²/m इक्वल टू g माइनस mg² प्लस kv0²। दरअसल हमें यहाँ से भी निकालना है, हम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भी को अलग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आप अदर मेथड से भी को अलग कर सकते हैं। तो फाइनली v² इक्वल टू m/k और g माइनस और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि v² इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ पे mg वगैरह कॉमन समथिंग वगैरह ले ला के कट उठ गया mg, तो सिंप्लीफाई जस्ट किए, आप देख सकते हैं। और फाइनली जो भी आया दोस्तों हमारा, वो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, v0/√1 प्लस k/mg v0²। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही आसानी से
बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन मतलब है नहीं, बहुत ही इजी है, मॉडरेट सॉल्यूशन है। बस कैलकुलेशन करना है और भी को हम लोग निकाल लिए। तो V0/√1 + k/mg V0²। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो IIT कानपुर का 2014 का आई थिंक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। यस, IIT कानपुर 2014 का है। दोस्तों क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज IM। I सबस्क्रिप्ट M स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कह रहा है कि एक डिस्क है और उसका जो डायमीटर है दोस्तों उसके अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IM है। ओके, द मास पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया यानी कि सिग्मा जो है, द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी कि सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है दोस्तों, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द डिस्क इज R, कैपिटल R, एंड इट्स मास इज कैपिटल M, देन द वैल्यू ऑफ IM इज। अब कह रहा है कि जो रेडियस है दोस्तों डिस्क का वो अगर कैपिटल R है और इसका मास डिस्क का पूरा कैपिटल M है, तो इस IM का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर का वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है कि जो इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो सम कांस्टेंट आएगा, नहीं सिग्मा इक्वल टू KR। ठीक है, ओके। हमने पहले सबसे पहले R² गलती से क्वेश्चन पढ़ा नहीं था तो R² लेके सॉल्व कर लिया था। बाद में जब आंसर मैच नहीं किया तो पता चला क्वेश्चन रीड किया तो हमने देखा कि R² नहीं, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए देखिए स्क्वायर को मुझे हर जगह काटना पड़ा, इसलिए थोड़ा ओवर राइटिंग डबल राइटिंग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो आपको परेशानी हुई उसके हमें खेद है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप पूरा डिस्क देख रहे हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बेसिक लॉजिक पता होगा। इस पर एक छोटा सा सेक्शन लेंगे तो डिस्क के नीचे का सेक्शन क्या होता है, रिंग होता है। तो अपन डिस्क के काम करने के लिए रिंग लेते हैं और रिंग का काम करने के लिए लेंथ लेते हैं एक छोटा सा, और स्फेयर का काम करने के लिए एक छोटा सा डिस्क लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप एरिया पे होते हैं तो आप लेंथ लेते हैं और जब आप वॉल्यूम पे होते हैं तब आप एरिया लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा डिस्क है, उसके अंदर हमने एक छोटा सा रिंग काटा है। अब अगर हम इस एलिमेंट्री रिंग का, आपको यहाँ पे रिंग दिख रहा है दोस्तों, इस रिंग का अगर हम लोग मास लें, इस रिंग का छोटा सा अगर रिंग जो आपको दिख रहा है इसका अगर मास ले तो मास ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, मास ऑफ द रिंग हो जाएगा DM। दोस्तों पता नहीं ये वीडियो को किस तरह से अपलोड किया जा रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि IIT JM 2014 का क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। और इसमें बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज IM। द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि मास पर यूनिट एरिया जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है दोस्तों। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K मान लिया उसको, तो सिग्मा इक्वल टू KR। इफ द रेडियस ऑफ द डिस्क इज R, कैपिटल R, एंड इट्स मास इज कैपिटल M, देन द वैल्यू ऑफ IM इज। तो हमें अगर डिस्क का टोटल रेडियस R है और टोटल मास M है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, IM को बताना है जो डायमीटर के अबाउट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम छोटा सा एक रिंग ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिस्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 11 मालूम होगा। एक छोटा सा हम लोग रिंग लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग रिंग ले रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है और इसका जो थिकनेस है दोस्तों ये dr है। तो अब इस छोटा सा जो रिंग है तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका छोटा सा मास dm मान लेते हैं छोटा सा रिंग का, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे रिंग से मिलकर ये डिस्क बना है। बहुत सारे रिंग अगर सामने सामने हो जाए तो क्या बना देंगे, एक डिस्क बना देंगे। इसीलिए हम लोग छोटा सा रिंग लिए हैं और बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा डिस्क बन जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर कैपिटल R रेडियस तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये छोटा छोटा रिंग जिसका रेडियस 0 से कैपिटल R है मिल के ये पूरा डिस्क बना देगा कैपिटल R रेडियस का। ठीक है दोस्तों, जो मास ऑफ द रिंग होगा, ये जो मास ऑफ द रिंग होगा उसको छोटा सा रिंग जो लिए हम लोग उसको DM मान लेते हैं। तो मास ऑफ द रिंग कितना होगा दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा इंटू 2πr dr। ठीक है, सिग्मा क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा मास ऑफ द रिंग है DM इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास सिग्मा अगर DM निकालना है तो DM इंटू DA, सिग्मा इक्वल टू DM इंटू DA, स्मॉल मास स्मॉल एरिया। तो स्मॉल मास DM कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया DA हो जाएगा। तो सिग्मा देखिए हो गया, और ये स्मॉल एरिया DA कैसे निकालेंगे, तो रिंग का लेंथ है 2πr
अगर रिंग जो है इसका रेडियस स्मॉल आर है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और थिकनेस डी आर है तो लेंथ इंटू थिकनेस उसका एरिया हो जाएगा रिंग का। ठीक है, हम जो एक रिंग लिए हैं दोस्तों उसका लेंथ है, रेडियस अगर आर है तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका थिकनेस को हम डी आर लिए हैं तो इस लेंथ को इसका थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिंग का एरिया मिल जाएगा, और उस रिंग का एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो उस रिंग का एलिमेंट्री रिंग का मास मिल गया डी एम। अब सिग्मा का वैल्यू कितना है दोस्तों, के इंटू आर है, जहाँ पे के एक सम कांस्टेंट है, तो के आर इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। तो इसको सॉल्व कर लिए तो 2 पाई आर 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 स्क्वायर, तो 2 पाई के आर स्क्वायर डी आर। दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अबाउट इट्स सेंटर एंड पासिंग थ्रू इट्स प्लेन जो होता है दोस्तों एम आर स्क्वायर होता है रिंग का, और डायमीटर का अगर बात करें रिंग का तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इस छोटा सा जो रिंग है उसका उसके डायमीटर के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा रिंग हम बात कर रहे हैं, डिस्क का नहीं। तो ऑफकोर्स छोटा सा रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोस्तों अबाउट इट्स डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। और चूंकि हम लोग रिंग का मास ले चुके हैं डी एम, तो डी एम और रिंग का रेडियस है आर, तो आर स्क्वायर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे सारा वैल्यू रख देते हैं, ये स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 को रहने देते हैं, और डी एम दैट इज़ द मास ऑफ द रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई के स्मॉल आर स्क्वायर टी आर, तो उसको यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 पाई के और ये आर स्क्वायर स्मॉल आर का पावर 4 हो गया, और डी आर और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट भी गया, बचा पाई के स्मॉल आर का पावर 4 और डी आर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, एलिमेंट्री रिंग जो छोटा सा रिंग लिए थे उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अबाउट इट्स डायमीटर। तो अगर इसको अब हम लोग इस छोटा सा रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, 0 से कैपिटल आर रेडियस तक अगर इंटीग्रेट कर दें इस छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो रिंग का है अबाउट डायमीटर है, तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल एंटायर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, जो हमारा आई एम होगा, और वो उसी आई एम को निकालना है। तो आई एम ऑफ द डिस्क यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज द नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल 0 से कैपिटल आर, और ये जो छोटा सा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि उसी तरह रिंग से मिलकर ढेरों रिंग से मिलकर डिस्क बना होगा। क्या बचा है यहाँ, पाई के आर टू द पावर 4 डी आर, तो पाई के आर टू द पावर 4 डी आर, तो पाई के कांस्टेंट है दोस्तों बाहर कर दीजिए, और स्मॉल आर टू द पावर 4 डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल आर टू द पावर 5/5 हो जाएगा, और लिमिट है दोस्तों 0 से कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर लिमिट रखेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, एक कैपिटल आर का पावर 5 हो जाएगा, सिर्फ 0 पे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लिमिट रख के देख सकते हैं, ये आएगा पाई के आर टू द पावर 5 कैपिटल आर टू द पावर 5/5, यानी पाई के कैपिटल आर टू द पावर 5/5। दोस्तों इसको मान लेते हैं लेट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन ये जो के है आपको दिख रहा होगा ये आर्बिट्रेरी है, क्योंकि पाई 5 कांस्टेंट है और कैपिटल आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जो आपको के दिख रहा होगा दोस्तों, चूँकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने अपने से उस कांस्टेंट को माना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करते हैं उस कांस्टेंट को। दोस्तों जो हमारा इंटायर डिस्क होगा उसका इंटायर मास दिया हुआ है, तो उसी के टर्म में हमें आंसर बताना है, तो हमें काम करते हैं जो कांस्टेंट के है उसको उस डिस्क का मास के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमने उस रिंग का मास निकाल चुका है स्मॉल डी एम, तो पूरा जो डिस्क का मास होगा कैपिटल एम, वो क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ रिंग का मास यानी डी एम, लिमिट होगा 0 से रेडियस आर कैपिटल आर। ठीक है, 0 से कैपिटल आर, और डी एम का वैल्यू सिग्मा इंटू एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द रिंग दैट इज के आर इंटू 2 पाई आर डी आर, तो 2 पाई के और ये आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा R³/3, और लिमिट 0 से कैपिटल आर है तो कैपिटल R³/3 हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल R³/3 यानी 2/3 पाई के कैपिटल R³, तो 2/3 पाई के कैपिटल R³ इज इक्वल टू कैपिटल एम हो गया। तो यहाँ से अगर के निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 उठ के उधर चला जाएगा, तो 3m हो गया ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2 पाई R³, यानी कि जो कैपिटल के का वैल्यू आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 3m/2 पाई R³। लेट्स इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, जो के का वैल्यू है 3m/2 पाई R³, इस के का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन क्वांटिटी के टर्म में आ जाएगा।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और जो जो कट गया उसको काट लिए, तो देखिए कितना आ रहा है 3/10 mr², यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया दोस्तों कितना है हमारा 3/10 mr²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर व्हिच मास पर यूनिट एरिया वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज r, दैट इज सिग्मा वेरीज विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैम में और एक दो बार पूछा जा चुका है, और जेस्ट वगैरह जितने भी एंट्रांस है सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के कंसेप्ट। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी जैम 2013 में पूछा गया था, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। द मास डेंसिटी ऑफ ए डिस्क ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R इज रो एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू ρ0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R इन द लिमिट 0 से r एंड 0 फॉर r ग्रेटर देन r। यानी कि इसका जो मास डेंसिटी है दोस्तों, यानी कि मास पर यूनिट एरिया जो है वो r रेडियस तक किस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, और जब r रेडियस से बाहर चले जाएंगे तो 0 है, यानी कि इस रीजन पे 0 है तो हमको कोई मतलब भी नहीं उस रीजन पे। तो यानी कि ये मास पर यूनिट एरिया जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ρ0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, r के साथ स्मॉल r के साथ कुछ इस तरह वेरी कर रहा है रो दोस्तों। कैपिटल R उस डिस्क का रेडियस है और स्मॉल m उस डिस्क का टोटल मास है। फाइंड I दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फिर से डिस्क का सिचुएशन है, वेरिंग मास डेंसिटी दिया हुआ है, यानी वेरिंग मास दिया हुआ है, मास कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। छोटा सा रिंग लेंगे दोस्तों, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। छोटा सा रिंग का निकाल के और फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरा 0 से कैपिटल R रेडियस तक, तो हमें पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा थ्रू द सेंटर ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग लेंगे। उस एलिमेंट्री रिंग लेंगे दोस्तों जिसका मास कितना होगा dm होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा रिंग लिया है जिसका रेडियस कितना है दोस्तों r है, आप देख सकते हैं स्मॉल r है जिसका रेडियस, और उसका मास dm है दोस्तों, और उसका थिकनेस dr है। और ये जो कैपिटल R दिख रहा होगा इस पूरा डिस्क का रेडियस है दोस्तों, यानी कि एक छोटा सा रिंग ले जिसका r है रेडियस, लेंथ हो जाएगा 2πr, उसका मास हो जाएगा dm, और इसका जो थिकनेस है दोस्तों हो जाएगा dr। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। चूँकि दोस्तों जो रो जो होगा दोस्तों कितना होगा dm/da होगा, यानी कि स्मॉल मास पर यूनिट स्मॉल एरिया। तो dm जो होगा दोस्तों, अगर छोटा सा रिंग का मास का बात करेंगे तो रो मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा एरिया। तो जो छोटा सा रिंग लिए उसका अगर छोटा सा मास हम लोग dm का बात करेंगे तो रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और हमारा एरिया कितना होगा दोस्तों 2πr dr। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा देर रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से बाहर में बारिश हो रही है, तो शायद आपको आवाज़ क्लियर ना आए, तो मैं थोड़ा सा जस्ट वेट कर लेता हूँ 2-4 सेकंड, बारिश शायद कम हो जाए। और ऑफकोर्स देखिए, जस्ट वेट गाइज। ओके गाइज, तो बारिश थोड़ी धीरे हो चुकी है, बरसात का मौसम है तो ऑफकोर्स बारिश हो रही है, और अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बारिश धीरे हो गई है, धीमी हो गई है, तो आवाज़ शायद अब कम आ रहा होगा आपको, नॉइज बैकग्राउंड आवाज़। तो ये जो छोटा सा रिंग है दोस्तों, उसका अगर हम लोग छोटा सा मास dm का बात करें तो रो इंटू उस जो रिंग है उसका छोटा सा एरिया। तो इस रिंग का एरिया कितना होगा दोस्तों, इस रिंग का लेंथ है 2πr और थिकनेस है dr, तो 2πr इंटू dr उस रिंग का एरिया हो जाएगा, तो रो इंटू 2πr dr ये हो गया मास ऑफ द रिंग। और चूँकि रो आपको मालूम है रो दिया हुआ है, देखिए ρ0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो उसको रख दिए, और ये 2πr dr। दोस्तों अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, उस छोटा सा रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि अबाउट सेंटर पासिंग थ्रू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आई ऑफ रिंग यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जो होता है दोस्तों पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो होता है mr²। अभी जो हमारा रिंग है उसका मास है dm और रेडियस है स्मॉल r, तो यानी dm इंटू स्मॉल r² यानी dmr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब हमें अगर डिस्क का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों, तो चूँकि डिस्क ऐसे ही बहुत सारा रिंग से मिलकर बना होगा दोस्तों, तो 0 से r
तक लेकर जीरो से कैपिटल आर रेडियस तक हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे इस क्वांटिटी को डी एम आर स्क्वायर को, तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो डिस्क का मिल जाएगा, ठीक है, अबाउट द सेंटर एंड पासिंग थ्रू द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर। तो जीरो से आर और डी एम का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर 2 पाई आर डी आर, और ये आर स्क्वायर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट क्या क्या है दोस्तों, 2 पाई और ये रो नॉट कांस्टेंट है, तो 2 पाई रो नॉट को हम लोग बाहर ले लिए, और बचा क्या है हमारे पास 1 माइनस स्मॉल आर बाई आर, और ये आर डी आर आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और ये आर आर क्यू बन गया, और ये आर क्यू को अगर अंदर लेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यू, माइनस आर क्यू अगर आर से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर से तो आर स्मॉल आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और बाहर में बचेगा सिर्फ डी आर। तो आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, लिमिट लेना है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लेना है। तो चलिए पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये 2 पाई रो नॉट को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो आर क्यू डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर का पावर 4/4 माइनस ये आर का पावर 4 का हो जाएगा आर का पावर 5/5, और ये कैपिटल आर ऑलरेडी पहले से मौजूद है जो कांस्टेंट है, तो आर का पावर 5/5 आर, और ये लिमिट है दोस्तों 0 से लेकर कैपिटल आर तक लिमिट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2 पाई रो नॉट है उसको अगर कांस्टेंट को हम लोग बाहर ही रखें, और यहाँ पे देखिए आर लिमिट लेंगे जैसे 0 से आर, तो ये स्मॉल आर का पावर 4 बन जाएगा कैपिटल आर का पावर 4, तो कैपिटल आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर का पावर 5 बन जाएगा लिमिट लेने के बाद। तो यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो कैपिटल आर का पावर 4 ऊपर में बचेगा और नीचे में 5 बचेगा, ठीक है। तो हमने लिमिट ले लिया, आप अपने से भी लिमिट ले सकते हैं, हम सीधा लिमिट लेके एक ही स्टेप में उसको डायरेक्ट लिख दिए। आप चाहे तो बहुत बेसिक से भी ले सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। अब देखिए आर का पावर 4 दोनों टर्म में कॉमन है, तो मतलब सेम है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई रो नॉट और ये आर का पावर 4 कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या 1/4 माइनस 1/5, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे आप यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको जो आने वाला है वो आने वाला है रो नॉट बाई 10 पाई आर का पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Let's say this is इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको रो नॉट दिख रहा होगा, इस रो नॉट को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मास के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए टोटल मास का कंसेप्ट लगाते हैं, जो अभी हम बताएं इस तरह क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। तो ओके दोस्तों, जो टोटल मास ऑफ द डिस्क होगा, जिसको हम लोग चलिए कैपिटल एम मान रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन में तो कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम दिया हुआ है उसका टोटल मास, तो हम लोग उसको स्मॉल एम से भी बाद में रिप्लेस कर लेंगे। फिलहाल मान लिए टोटल मास जो है डिस्क का वो कैपिटल एम है। तो टोटल डिस्क का जो मास होगा दोस्तों, हम लोग को छोटा सा रिंग का मास डी एम मालूम है, उसको अगर 0 से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमें जो मास मिलेगा डिस्क का टोटल मास होगा। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा बहुत सारा रिंग से मिलकर डिस्क बना है, तो अगर बहुत सारा रिंग का अगर हम लोग टोटल रिंग का मास निकाल लें मतलब वो पूरा डिस्क का मास हो जाएगा। सिस्टम चूँकि कंटिन्यूस है, ऐसे ऐसे बहुत सारा रिंग होगा तो उसके बीच सब कंटिन्यूस रिंग को ले लेंगे तभी तो एक कंटिन्यूस डिस्क बनेगा ना, होलो तो होता नहीं है डिस्क, रिंग होलो होता है, ठीक है। ओके, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए यूज होता है, जिसको जोड़ देता है एकदम 0 से लेकर जहाँ तक आप लिमिट ले रहे हैं उसके बीच आने वाले हर रिंग को जोड़ दिया, ठीक है। तो डीएम कितना है दोस्तों, उस छोटा सा रिंग का एरिया, मास कितना है उस छोटा सा रिंग का एरिया इंटू रो, यानी 2 पाई आर डी आर इंटू रो। अब फिर से यहाँ रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, तो 2 पाई और रो नॉट देखिए बाहर हो गया, लिमिट है 0 से कैपिटल आर, और यहाँ पे एक आर बचा स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर था, तो मल्टीप्लाई हो गया स्मॉल आर यहाँ पे तो आर हो गया, और यहाँ आर स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर डी आर, और लिमिट है 0 से आर, 2 पाई रो नॉट, और ये स्मॉल आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यू बाई 3, और नीचे में ऑलरेडी कैपिटल आर है तो आर क्यू बाई 3 आर, और 0 से कैपिटल आर लिमिट है। अब लिमिट को रख लेंगे दोस्तों, तो क्या होगा देखिए 2 पाई रो नॉट बाहर में है, और जैसे हम लोग लिमिट को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे ये आर क्यू के जगह पे कैपिटल आर क्यू हो जाएगा, और ये 3 आर। तो देख सकते हैं कैपिटल आर से यहाँ कैपिटल आर कट गया, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर बच गया दोस्तों। तो यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आर स्क्वायर बाई 3 बच गया। अब दोनों में आर स्क्वायर चूँकि कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर,
देखिए 2 पाई रो नॉट पहले से था, r² कॉमन ले लिए तो बचा 1/2 और 1 माइनस 1/3, 1/2 और यहाँ से 1/3 बचा। अब इन लोग को सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। इस एलसीएम को सॉल्व अगर आप करेंगे तो आपको आई होप कि बेसिक एलसीएम आता ही होगा गाइज। बेसिक एलसीएम को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1/3 पाई रो नॉट, ठीक है। और साथ में देखिए r² कट गया है, हाँ r² तो आएगा ही, वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ r² भी है। अब यहाँ से कैपिटल M इज इक्वल टू इतना आ गया दोस्तों, कैपिटल M इज इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर आप रो नॉट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा M से, तो 3M ऊपर में हो गया और ये पाई रो नॉट r² डिवाइड हो जाएगा, यानी सॉरी पाई और r² डिवाइड हो जाएगा, पाई और r² डिवाइड हो गया तो रो नॉट इक्वल टू आ गया 3M/पाई r², कैपिटल R², ठीक है। अब इस रो नॉट का वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो देखिए 1/10 और ये पाई r⁴ और रो नॉट के जगह पे 3M/पाई r², तो पाई कैंसल और ये 3 और ये नीचे में 10, 3/10 और ये m और ये r², ठीक है। नहीं यहाँ हाँ देखिए r² से r⁴ कट गया तो r² बचा ऊपर में और m बचा, यानी कि 3/10 m r², ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डिस्क है दोस्तों उसका अबाउट इट्स सेंटर एंड अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ चुका है और वो कितना है दोस्तों 3/10 m r²। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों जैम 2008 का है और ये भी क्वेश्चन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक टेंसर की तरह बिहेव करता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए टेंसर, तो उस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपोनेंट होता है दोस्तों, टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, Ixx, Ixx, Ixy, Iyx, ऐसे करके 9 कंपोनेंट होते हैं टोटल, 9 कंपोनेंट होते हैं। उस 9 कंपोनेंट के फॉर्म में यानी टेंसर के फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है दोस्तों। जैम 2008 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन कंसेप्ट के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। EFGH इज ए थिन स्क्वायर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया सिग्मा एंड साइड 4a। साइड सबका कितना है दोस्तों 4a, ठीक है। साइड लेंथ 4a है। 4 पॉइंट मास m आर प्लेस्ड एज सॉन। आपको दिख रहा होगा कि इस स्क्वायर में 4 पॉइंट मास को रखा गया है। यहाँ पे एक स्मॉल मास m है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मान लिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। व्हाट अबाउट आई मैट्रिक्स, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स होगा दोस्तों, जिसको टेंसर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो क्या होगा। कह रहा है कि ओनली Ixy कंपोनेंट जो होगा मैट्रिक्स का वो 0 होगा, ओनली Ixz एंड Iyz कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 0 होगा, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म 0 होगा दोस्तों। जितने भी प्रोडक्ट वाले टर्म हैं जैसे Ixy, Iyx ये सब 0 होंगे, नॉन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया टर्म 0। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सबका आपको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए, 2D में है चूँकि प्लेन में है, तो आपको थिन स्क्वायर प्लेट है तो एक 2D है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। आपको सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, ठीक है। आप XYZ कंपोनेंट आप 3D में मेजर कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो तीनों का कोऑर्डिनेट XYZ कंपोनेंट पता करना पड़ेगा। जैसे पहला मास को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे है और इसका XY तो लोकेशन आपको मालूम चल ही गया होगा। ये इसका X लोकेशन है, इसको Y लोकेशन है, Z तो होगा नहीं क्योंकि 2D सिस्टम है, प्लेट है। तो Z कंपोनेंट सबका 0 0 0 0 होगा, वो आपको दिख रहा होगा। X और Y कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, आपको ये चूँकि पता है कि ये पूरा साइड लेंथ 4a है, तो यहाँ अगर ये ओरिजिन है दोस्तों, ये अगर ओरिजिन है, सॉरी गलत लाइन ड्रॉ, ये जो Y एक्सिस देख रहा है ये अगर ओरिजिन है तो इधर 2a होगा, इधर 2a होगा। अब उसमें भी अगर यहाँ बीच में और एक लाइन आपको जो मास दिख रहा है यहाँ पे है तो ये a हो जाएगा, यहाँ पे भी ये a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका X और Y कोऑर्डिनेट कितना हो गया दोस्तों, a हो गया और Z कंपोनेंट 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे a होगा और ये पॉइंट यहाँ पे a होगा। उसी तरह सेकेंड वाला मास का अगर आप देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे x कंपोनेंट तो प्लस a होगा, लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव में आ चुका है तो माइनस a होगा। तो x कंपोनेंट प्लस a और y कंपोनेंट माइनस a।
थर्ड वाला का अगर आप देखेंगे तो इसका सब एक्स वाई और एक्स दोनों नेगेटिव में है, एक्स भी माइनस ए में है और वाई भी माइनस ए में है। और जो फोर्थ वन मास है उसका अगर देखेंगे आप तो वाई कंपोनेंट प्लस में है और एक्स कंपोनेंट माइनस में है, तो माइनस ए प्लस ए और जीरो सबका एक कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें चारों मास का। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, जो प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई एक्स जेड, या फिर आई एक्स वाई के बाद क्या हो जाएगा आई वाई जेड वाई, उसके बाद आई एक्स जेड आई जेड एक्स, ये जो 6 कंपोनेंट है प्रोडक्ट कंपोनेंट इनको निकालना है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। आई एक्स वाई जो होगा दोस्तों कितना होगा, माइनस फार्मूला होता है इसका माइनस समेशन ओवर आई एम आई एक्स आई वाई आई। तो आप देख सकते हैं कि एम आई एक्स आई वाई आई अगर करेंगे हम लोग, तो पहला अगर मास का अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस को बाहर में लेते हैं। पहला मास कितना है हमारा, एम है उसका मास, तो मास एम हो गया। एक्स आई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट ए, वाई आई मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो वो भी ए है, तो ए स्क्वायर यानी एम ए स्क्वायर हो गया, तो एम ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद सबको इसी तरह जोड़ते जाना है। आई मतलब आईथ कंपोनेंट तक, मतलब इसका एक कंपोनेंट, दूसरा मास 2 कंपोनेंट, तीसरा मास 3 कंपोनेंट, चौथा मास 4 कंपोनेंट। दोस्तों दूसरा मास के लिए करेंगे मास एम का एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है माइनस ए, तो माइनस एम ए स्क्वायर हो गया। तो इसको भी अलजेब्रिक सम में जोड़ दीजिए, तो माइनस एम ए स्क्वायर। उसी तरह थर्ड कंपोनेंट का कितना आएगा दोस्तों, मास इंटू एक्स कंपोनेंट माइनस ए, वाई कंपोनेंट माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और मास एम यानी प्लस एम ए स्क्वायर, तो प्लस एम ए स्क्वायर। फोर्थ कंपोनेंट में एम माइनस ए प्लस ए यानी कि माइनस एम ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर कट गया तो जीरो आ गया। और दोस्तों चूँकि सिस्टम सिमेट्रिक है तो आई एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू आई वाई एक्स, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्रोडक्ट आई एक्स वाई का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई एक्स का भी होगा। और चूँकि आई एक्स वाई जीरो है तो आई वाई एक्स जो होगा दोस्तों वो भी क्या होगा हमारा जीरो होगा। दोस्तों अगर हम लोग उसी तरह से हम लोग अगर वाई जेड और जेड वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वाई जेड कंपोनेंट होगा आई वाई जेड मस्ट बी इक्वल टू आई जेड वाई एंड आई एक्स जेड मस्ट बी इक्वल टू आई जेड एक्स। तो आई वाई जेड का फॉर्मूला होगा माइनस समेशन ओवर आई एम वाई आई जेड आई, क्योंकि अगर वाई जेड है यहाँ तो यहाँ वाई आई और जेड आई होगा, यहाँ एक्स जेड है तो यहाँ एक्स आई यहाँ जेड आई होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों चूँकि सबका जेड कंपोनेंट जीरो है, जेड आई मतलब इसका जेड कंपोनेंट एक्स वाई कंपोनेंट इंटू जेड कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट ए और जेड कंपोनेंट जीरो, तो जीरो इसका भी सबका चूँकि जेड कंपोनेंट जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो आने वाला है समेशन का। उसी तरह से यहाँ पे भी जब एक्स जेड लेंगे तो यहाँ पे भी सबका चूँकि जेड कंपोनेंट जीरो है दोस्तों तो जीरो आने वाला है। तो जितना भी प्रोडक्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एक्स आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स, आई वाई जेड, आई जेड वाई, छः का छः टर्म क्या आने वाला है दोस्तों जीरो आ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन में। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सी होगा सही होगा, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म शुड बी जीरो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।